आज हम सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार सुभाष जी ने भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनकी क्या क्या गतिविधियाँ रही। सुभाष जी जो कि उग्र विचारधारा के नेता थे, कांग्रेस में पहले तो वो उनकी नीतियों से संतुष्ट रहे, लेकिन जब महात्मा गांधी चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं तो सुभाष जी को इस बात का धक्का लगता है। और अब हम देखते हैं सुभाष जी का प्रारंभिक जीवन। नेताजी सुभाष का प्रारंभिक जीवन कैसा था। सुभाष का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। उनके पिता जानकी दास बोस कटक में वकालत करते थे। बाद में सरकारी वकील ने 1913 ईस्वी में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। सुभाष जी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश किया और 1915 ईस्वी में FA की परीक्षा उत्तीर्ण की। BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। 31 अगस्त 1919 ईस्वी को वे इंग्लैंड चले गए और सुभाष ने ICS की परीक्षा के साथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की ऑनर्स की परीक्षा पास की। तो प्रारंभिक जीवन हमने देखा सुभाष जी का कि किस प्रकार से वो शिक्षा प्राप्त करते हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, और दर्शन शास्त्र की विषय में उनकी विशेष रुचि थी। राजनीति में वो कैसे आए और राजनीति में उनका पदार्पण कैसे हुआ। असहयोग आंदोलन के समय उनके गुरु, असहयोग आंदोलन जब चल रहा था महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया, तो उनके गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास ने सुभाष को इस आंदोलन का रचनात्मक कार्य सौंपा था। चौरी चौरा घटना के बाद जब इस घटना की जानकारी महात्मा गांधी को प्राप्त हुई तो उन्होंने इसे अपनी नीतियों के विरुद्ध माना और हिंसा होने के कारण उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को वापस ही ले लिया और बिना किसी कांग्रेस की सलाह मशवरा के। तो इससे बहुत से कांग्रेसी नाराज भी हो गए। अतः इसी से सुभाष चंद्र बोस को भी काफ़ी गहरा धक्का लगा कि महात्मा गांधी ने अचानक असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया। और चौरी चौरा कांड में करीब एक सब इंस्पेक्टर और सैनिक जब के राख हुए थे, मतलब पुलिस स्टेशन में जो उग्रवादियों ने आग लगा दी थी। इसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता व गांधी से मतभेद। कांग्रेस के 1938 के हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से चुना गया। कांग्रेस के 1938 के हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष पद पर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया सर्वसम्मति से। सुभाष के अध्यक्ष चुने जाने के बाद दक्षिण पंथियों ने कांग्रेस में उनके लिए संकट पैदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि दक्षिण पंथी सुभाष जी के विचारों से सहमत नहीं थे। सुभाष जी और दक्षिण पंथी विचारकों में आपसी वैचारिक मतभेद बने हुए थे। गांधी के साथ मिलकर समस्या हल करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया सुभाष चंद्र जी ने, किंतु कोई हल न निकलता देख, क्योंकि विचारों में बहुत अंतर था गांधी जी और सुभाष जी के विचारों में। तो उन्होंने ये देखा कि कांग्रेस में जो उनको अध्यक्ष पद दिया गया है उसको वो त्यागने के लिए तैयार हो गए। अप्रैल 1939 ईस्वी में AICC के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी सुभाष जी को जो अध्यक्ष बनाया गया वो उन्होंने 1939 में AICC के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद सुभाष ने, यानी नेताजी सुभाष ने कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और दक्षिण पंथी उन्हें कांग्रेस से ही निष्कासित करने में लगे हुए थे। तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया क्योंकि दक्षिण पंथी उन्हें नहीं चाह रहे थे और उनके विचारों में सदैव टकरार बना रहा, जिसके कारण
उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जब अलग एक संगठन बना तो उसने कांग्रेस से ही अपना नाता तोड़ के अलग हो गया, क्योंकि वैचारिक मतभेदों के कारण। इसके बाद नजरबंदी से पलायन। अब सुभाष जी की गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार काफ़ी नाराज़ थी, तो उनको घर में ही 1941 ईस्वी में सुभाष जी को घर में ही नज़रबंद कर दिया जाता है, जिससे कि वो बाद में वहाँ से नज़रबंदी से निकलते हुए 28 मार्च 1941 को वे मास्को से बर्लिन पहुँचे, जहाँ पर हिटलर के दाहिने हाथ रिबेनट्रॉप ने, जब वो बर्लिन पहुँचे तो वहाँ हिटलर का जो दाहिना हाथ था रिबेनट्रॉप ने उनका स्वागत किया, यानी उनके जो कार्यों की सराहना की गई। तो नज़रबंदी से वो निकलते हैं और बर्लिन पहुँचते हैं मास्को होते हुए। रास बिहारी बोस की आज़ाद हिंद फौज। तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1 सितंबर 1942 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। इस सेना के प्रथम डिवीजन में 1700 अधिकारी सैनिक सम्मिलित हुए थे। तो आज़ाद हिंद फौज एक ऐसा संगठन, सैनिक संगठन बनाया गया था जो ब्रिटिश सरकार से लड़ने को, अपना बदला लेने को तैयार था। और अंग्रेज सरकार की जो नीतियों से, वैसे तो उग्रवादी और उग्रपंथी जो नेता थे वो नाराज थे, लेकिन आज़ाद हिंद फौज का एक ही अलग उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार का विरोध करना। आज़ाद हिंद फौज को भंग किया जाना। आज़ाद हिंद फौज अपने क्रियाकलापों में लगी रही और सदैव ब्रिटिश सरकार का विरोध करती रही, लेकिन कुछ महात्मा गांधी की नीतियों के कारण और कांग्रेसियों के दक्षिणपंथी नेताओं के कारण 21/12/1942 ईस्वी में मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया। किसने कर दिया? मोहन सिंह ने। 21/12/1942 ईस्वी में मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया। ऐसी स्थिति में रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वाधीनता लीग की विभिन्न कमेटियों का दूसरा सम्मेलन अप्रैल 1943 में बुलाया। रास बिहारी बोस ने फिर क्या किया कि दूसरा स्वाधीनता लीग, भारतीय स्वाधीनता लीग की विभिन्न कमेटियों का दूसरा सम्मेलन 1943 में बुलाया। इसके बाद नेक्स्ट, सुभाष द्वारा आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन। अब आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया गया, तो फिर अब उसको किस प्रकार से दोबारा से संगठित किए गए। तो सुभाष ने आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित करना शुरू किया। कुछ दिनों में 3 ब्रिगेडें सुभाष जी ने खड़ी कर दी। ये 3 ब्रिगेडें थी, गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड खड़ी कर दी। चुने हुए सैनिकों को लेकर 4थी ब्रिगेड सुभाष जी की गठित कर ली। गांधी ब्रिगेड को इम्फाल की तरफ भी भेजा गया। तो ये ब्रिगेडें जो बनाई गई थी, ये अपने अपने अलग अलग एक तरह से टुकड़ी के रूप में, जिससे कि इनको कार्य अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में सौंपा जा सके। तो गांधी ब्रिगेड को इम्फाल भी भेजा गया सुभाष के अंतिम दिन। यानी सुभाष की किस प्रकार से मतलब मृत्यु हुई, और सुभाष का कांग्रेस से टकराव तो बना हुआ था, लेकिन सुभाष विभिन्न परिस्थितियों से जूझते रहे और उन्हें कुछ सफलताएं प्राप्त हुई। और लेकिन कांग्रेसी के दक्षिणपंथी के विचार नेता थे वो उनको सुभाष को बिल्कुल नहीं चाहते थे, जिसके कारण उनकी जो जापानी सरकार जो कहती है कि जापानी सरकार के अनुसार नेताजी की मृत्यु 1945 ईस्वी में हवाई दुर्घटना में हुई थी। ताइपे में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बाद में उनकी भस्मी को टोक्यो लाया गया और 14 सितंबर 1945 ईस्वी में उन्हें उसे मतलब उनकी भस्मी को रिजोकोजू मंदिर में रख दिया गया। इस घटना के बाद सुभाष को किसी ने नहीं देखा, यानी सुभाष जी लापता हुए। और आज भी यह कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि सुभाष जी कहाँ गए, मतलब दुर्घटना में मृत्यु हुई। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि दुर्घटना में मृत्यु भी नहीं हुई, उन्हें लापता कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। तो ब्रिटिश सरकार को इस बात का भी खतरा बना हुआ था कि सुभाष जी की जो आज़ाद हिंद फौज है वो सब
उनको यहाँ से खदेड़ डाले। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटिश शक्ति का ह्रास होता है तो अंग्रेज़ों को इस बात का खतरा सताने लगता है कि उनके जो उपनिवेश हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और भारत में आज़ाद हिंद फौज की स्थिति मजबूत थी, तो इस बात का भी खतरा अंग्रेज़ों को सदैव बना रहा। और ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने कुछ कांग्रेसी नेताओं से समझौता भी कर लिया था और कुछ कांग्रेसी नेताओं का भी हाथ सुभाष जी को गायब कराने में माना जाता है। लेकिन अभी भी इस बात में संशय बना हुआ है कि सुभाष जी का आखिर अंत किस प्रकार से हुआ। क्या सुभाष फासिस्ट थे? तो कुछ कांग्रेसी उनको, जो कांग्रेस के अनेक दक्षिणपंथी नेता सुभाष को फासिस्ट या फासिस्टवादी होने का आरोप भी लगाते हैं, किंतु यह सही नहीं है। सुभाष राजनीतिक दृष्टि से यथार्थवादी और राष्ट्रवादी थे, यानी फासिस्टवादी नहीं थे। तो ये कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेता उनको फासिस्टवादी मानते हैं। तो दक्षिणपंथी नेताओं और सुभाष जी ने कभी भी मतलब एकरूपता नहीं ली और हमेशा मनमुटाव बना रहा। तो आज हमने देखा सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी राजनीति में भूमिका, वो किस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और नजरबंद करने के बाद वो किस प्रकार से बर्लिन पहुंचते हैं। रासबिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज को बनाना, आज़ाद हिंद फौज को भंग भी किया गया, लेकिन सुभाष जी ने उसे पुनर्गठित किया। और सुभाष जी की दुर्घटना में किस प्रकार मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु के ऊपर भी अभी भी मतलब मतभेद बने हुए हैं। और सुभाष जी फासिस्ट नहीं बल्कि यथार्थवादी और राष्ट्रवादी थे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष जी का महत्वपूर्ण योगदान था और अंग्रेज़ों से उन्होंने काफ़ी टक्कर ली और उनके जो संगठन था आज़ाद फौज ने अंग्रेज़ों को भारत से पलायन करने के लिए मजबूर भी किया। तो आज इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।